क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान सिर्फ अकेले हैं या कहीं और कोई इंटेलिजेंस लाइफ मौजूद है? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ये जानकारी को असेंबल करना ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी हायर इवोल्यूशन होगा। इसी चिंताजनक विषय को लेकर नासा ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि उन तक संदेश भेजे जा सके और वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। जैसे में लिविंग ऑर्गेनिज्म एलियंस के बारे में, जिसका विज्ञान और समाज में बहुत सी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि इस यूनिवर्स में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अब पोलैंड के साइंटिस्ट ने अपनी किताब ए वॉइस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड्स में चर्चा किया कि नमस्कार मित्रों, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, इंडिया और हर कंट्री आज टोटली क्लियरिफाई ना हो पाई है कि इस यूनिवर्स में और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो मानव जाति के लिए एक नॉलेजेबल पॉइंट होगा, जो ह्यूमन बींग के साथ कनेक्टिविटी कर पाए और अपने स्पीसीज के साथ साथ ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट की जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा कर सके, जो एक हैप्पीनेस पॉइंट होगा इस मानव जाति के लिए, तथा मानव जाति उन ख्यालातों को जान पाएगा जो इस यूनिवर्स में घटित हो रही है, जिसके साथ साथ वो अपने अपने प्लेनेट के बारे में एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट की जानकारी को साझा कर सकेंगे, ताकि उनके बीच एवं मानव सभ्यता के बीच होने वाले बाहरी स्वरूप एवं आंतरिक स्वरूप की बनावट की जानकारी एक दूसरे को मिल सके। अगर ऐसा मानव सभ्यता करने में टोटली कंप्लीट होती है तो मानव सभ्यता को एक ऐसा बोनस प्राप्त होगा जो और किसी प्लेनेट के सभ्यता को नहीं हो पाई है आज तक। और यही नहीं, दूसरे प्लेनेट के लिविंग ऑर्गेनिज्म यह भी जान पाएंगे कि मानव पृथ्वी का वह सबसे डेवलप हिस्सा बन चुका है जो औरों प्रजाति ने नहीं की पाई हो, या तो वह पादप जगत हो या फिर जलीय जगत, जो ह्यूमन बींग की तरह डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, जो एक काफ़ी इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है। मानव वह विकसित स्पीसीज बन चुका है जो जल, थल, नभ तीनों जगह अपना प्रकाश को फैला रहा है और उन बड़ी बड़ी इमारतों को स्ट्रक्चर कर रहा है जो आज तक किसी प्लेनेट के जीव ने नहीं कर पाया हो। वो पुरातात्विक चीज़ों पर सर्च कर रहा है जो पृथ्वी की निर्माण के समय एग्जिस्ट किया करते थे। अगर माने तो मानव वो हर संभव प्रयास में कनेक्टिव है जो इस यूनिवर्स में विचरित हो रही है, या तो वह कोई स्टार हो या फिर कोई प्लेनेट या फिर कोई आकाशगंगा या फिर कोई इस यूनिवर्स में घटित हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज तक एग्जिस्ट किए हो। क्या सच में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या सिर्फ यह एक मन गढ़ंत कहानी है? जैसे में लिविंग ऑर्गेनिज्म एलियंस के बारे में, जिसका विज्ञान और समाज में बहुत सी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि इस यूनिवर्स में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। यह सवाल वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री और आम लोगों के बीच बहुत लंबे समय से एक बहस का विषय रहा है। आइए दोस्तों, उन हर यूनिवर्सल फैक्ट को ह्यूमन बींग के सामने रखें जो आज तक फाल्स ही बना हुआ है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान सिर्फ अकेले हैं या कहीं और कोई इंटेलिजेंस लाइफ मौजूद है? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ये जानकारी को असेंबल करना ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी हायर इवोल्यूशन होगा। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मन में भी ऐसे ही सवाल उठते होंगे कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है या नहीं? हमारे यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंस के बीच कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, इसी ध्यान को रखते हुए नासा ने कितने प्रोजेक्ट धरती से स्पेस क्राफ्ट में भेजे ताकि उन लोगों से बात की जाए जो कहीं और के हैं, जिससे वो जान सके कि मानव एक डेवलप हिस्सा है जो अर्थ नामक प्लेनेट पे रहते हैं। इसी चिंताजनक विषय को लेकर नासा ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि उन तक संदेश भेजे जा सके और वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। ये साल 1977 की बात है कि नासा ने अपना वाइजर 1 मिशन को लॉन्च करती है ताकि स्पेस से उन जानकारी को इकट्ठा किया जा सके जो हमसे काफ़ी
दूर है और काफ़ी चिंताजनक विषय है। वाइजर 1 का मिशन टोटली क्लियरिफाई था कि वो स्पेस से उन पिंडारों को उजागर करना जो हमसे छुपा हुआ है। वाइजर 1 के साथ साथ वाइजर 2 भी लॉन्च की जाती है, जिसके पिंडारों में बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ छुपे थे जो साइंटिफिक के मदद से बनाए गए थे। वाइजर 1 के साथ साथ वाइजर 2 मिशन भी लॉन्च किए जाते हैं, जिसके पिंडारों में बहुत सारे राज छुपे थे जो ह्यूमन बीइंग के फेस को फेसिंग करता है। सिंपल लैंग्वेज में डिफाइंड की जाए तो वाइजर 1 और वाइजर 2 का टोटली मिशन था कि वो स्पेस में वो खुफिया जानकारी को मैसेजिंग करना जो हमसे छुपा हुआ है। आज के दिन तक नासा ने 5 इंटरस्टेलर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए हैं, जिसके नाम ये हैं: पियोनियर 10, पियोनियर 11, वाइजर 1, वाइजर 2 और न्यू हॉरिजॉन। और इन 5 मिशन में से सिर्फ 2 ही इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, जो वाइजर 1 और वाइजर 2 ही हैं। चूंकि अपना सोलर सिस्टम छोड़कर जाने में काफ़ी लंबा समय लगता है और ये जो 2 छोड़कर जा पाए हैं वो बहुत ही पार्टिकुलर मिशन है। इन्होंने सोलर सिस्टम के एक ऐसी सैर लगाई कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के हर दृश्य देखने को मिलता है, जो उन पर स्थित हर जानकारी को जानने के लिए हमें जागृत करता है। इन 4 प्लेनेट के कमाल के फोटोज भी मिल पाई। वाइजर 2 फास्टर ऑफ ऑल वो स्पेस क्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपच्यून के पास पहली बार पहुंचा है। और वाइजर 1 का सफ़र इतना लंबा रह चुका है कि यह नासा के द्वारा बनाया गया ही नहीं, बल्कि मैन मेड वह ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूरी पे जाकर सर्च करने योग्य बन चुका है। लेकिन इन दोनों वाइजर मिशन का लाइकली मैसेज यह है कि इन दोनों वाइजर मिशन में वो चीज़ छुपे हुए हैं जो ह्यूमन बीइंग ने उन पर लगाकर स्पेस क्राफ्ट में छोड़े हैं, ताकि उनके किसी के हाथ में आ जाने पर उस मैसेज को असेंबल किया जाए जो हमें दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। वाइजर 1 और वाइजर 2 में मैसेज को इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम जब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सके तो उन्हें बता सके कि ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन। Voyager 1 has left the bubble around the sun and entered interstellar space, the space between stars. Launched in 1977, traveled past the gas giant planets. अगर सिर्फ वाइजर 1 एंड वाइजर 2 से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन जस्ट ओनली 1M एलियंस दे डू एग्जिस्ट और नॉट। आखिर इन सभी डिस्कवरी को लेकर नासा को ही क्यों चयनित किया जाता है? नासा का हिस्ट्री क्या है? आइए दोस्तों जानते हैं। नासा, जिसका फुल नेम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका हिस्ट्री काफ़ी रोचक है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इससे पहले अमेरिका में स्पेस रिसर्च के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NACA काम करता था। लेकिन जब से सोवियत संघ ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया तो वो अपने अमेरिका यूनियन को एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए इच्छा महसूस हुई। इसी कारण NACA को NASA में बदल दिया गया, जिससे वो सुपर पावर के रूप में भी उभरा। आखिर NACA इतना विश्वविख्यात क्यों है? इन 4 पार्टिकुलर प्रोग्राम के वजह से अमेरिका इतना ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एरोनॉटिक्स एंड एविएशन टेक्नोलॉजी का विकास, पृथ्वी और स्पेस साइंस का अध्ययन, स्पेस सेटलमेंट एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का विकास। नासा सिर्फ 10 साल के अंदर 20 जुलाई 1969 को ह्यूमन को मून पे सक्सेसफुल लैंडिंग कराती है, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहां उतरते ही एक जवाब देते हैं, यह इंसान के लिए एक छोटा कदम लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। नासा के द्वारा किया गया कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हर कंट्री के लिए यूजफुल है स्पेस में एक स्टेशन के रूप में। ये नासा का सिर्फ एक संक्षिप्त टिप्पणी है। नासा ने बहुत सारे रिसर्च और प्रोग्राम की है और आने वाले फ्यूचर में भी करने वाली है, ज़्यादातर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर जो आज तक गाथा बना हुआ है ह्यूमन बीइंग के लिए।
दोस्तों, नासा अपने वाइजर मिशन को लेकर वो हर संभव प्रयास में जुड़ा हुआ है। आज तक की जानकारी के अनुसार ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अन्य प्लेनेट पे होते हैं, मानव उसे एलियन नाम से जानते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एलियनस से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ वह अजनबी जो दूसरे देश के प्रवासी होते हैं, यानी विदेशी यात्री, जो ऐसा व्यक्ति जिसका किसी देश एवं समुदाय से संबंध ना हो। अंततः अगर बात की जाए एलियंस वर्ड की, तो यह उतना सकारात्मक वर्ड नहीं है, क्योंकि यह आप्रवासन के आक्रमण रूप को दर्शाता है। लेकिन एलियन वर्ड का इस्तेमाल 1790 ईस्वी से किया जाने लगा। हालांकि INA कोई विदेशी यात्री का स्पष्ट परिभाषा नहीं देता है, क्योंकि यह उचित नहीं है। लेकिन अमेरिका के कोड 8 में कितने प्रावधानों में एलियंस वर्ड का जिक्र किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं जो एलियन से रिलेटेड जानकारी को पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल और अन्य दूसरे ग्रहों पर रहने की जानकारी को संकेत करते हैं। क्या यह संकेत सिर्फ हमारे मन में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के रूप में सवाल बना रहेगा, या इसका कोई प्रूफली सॉल्यूशन निकाला जाएगा? इसी सब बातों को ख्याल में रखते हुए पॉलिश साइंटिस्ट और अमेरिकन साइंटिस्ट बहुत सालों से लगे हुए हैं और अपना अपना ओपिनियन समय समय पर देते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू केनाथ अर्नोल्ड बताते हैं कि जब मैं अपनी प्राइवेट प्लेन से आसमान में उड़ान भर रहा था, तो मैंने एक ऐसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के देखा जो अनआइडेंटिफाई था, जिसका कोई पहचान मानव सभ्यता के पास होने की नहीं थी, जिसकी रफ्तार लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर रही होगी। वह इतना स्पीड में आया और इतना स्पीड में गया कि कोई जानकारी को असेंबल करना बहुत कठिन लगा। मैंने उसे सीरियसली लिया और एक न्यूज़पेपर में चिन्हित करवाया। उस अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की शेप लगभग गोलाकार थी। मैंने उसी टाइम कैमरा को सस्पेंस में निकाला और फिर अनक्लियरिफाई फोटोज़ को भी लिया। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि उनकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही मॉडर्न थी। वो मानव से लगभग बहुत ही हायर इवोल्यूशन के माने जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर केनाथ अर्नोल्ड वे साइंटिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने सर्वप्रथम 1947 को एलियंस का होने का दावा प्रूफली रूप से कुछ किया। Kenneth Arnold UFO sighting occurred on June 24, 1947, when private pilot Kenneth Arnold claimed that he saw a string of 9 shiny unidentified flying objects flying past Mount Rainier at speeds that Arnold estimated at a minimum of 1,200 miles an hour. He later described them as a series of objects with convex shapes, though he later revealed that one object differed by being crescent shaped. अब पोलैंड के साइंटिस्ट ने अपनी किताब ए वॉइस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड्स में चर्चा किया कि हमारे अलावा किसी और ग्रह पे जीवन का अस्तित्व हो सकता है। उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पे शाकाहारी लोगों का अस्तित्व है, जिनकी हाइट 9 फीट हो सकती है। पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन वर्ड का प्रयोग किया। Bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. इसी तरह कितने वैज्ञानिकों ने अपना अपना ओपिनियन क्लियरिफाई करते रहे, लेकिन आज तक किसी साइंटिस्ट ने टोटली क्लियरिफाई नहीं कर पाया कि एलियंस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो हार्डली प्रूफ ह्यूमैनिटी के बीच नहीं रख पाए, जिसके कारण ये बहुत ही गंभीर वाली समस्या ह्यूमन के बीच बना रहा। क्या एलियंस हमसे डेवलप्ड कैटेगरी के हैं या अनडेवलप्ड कैटेगरी के हैं, इसकी भी जानकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटली क्लियरिफाई रूप से नहीं है, जो एक मानव सभ्यता के लिए एक वीकली पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि हम उनके बारे में कोई विशेष जानकारी और विशेष प्रावधान के रूप में ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं अभी तक। अगर वो हमसे हायर इवोल्यूशन के होंगे तो वो अगर हमारी एटमॉस्फेयर में अगर एंट्री करते हैं तो वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। वो हमारी शारीरिक बनावट को अगर अध्ययन करें तो हम सिर्फ देख सकते हैं, ना कि कोई एक्शन ले सकते हैं जो प्रभावशाली हो।
इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी को फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी में किया गया है, जहां एलियंस को हमसे हायर इवोल्यूशन के बताया गया है। Planets, stars, and billions of years, where are the other civilizations? While life on Earth took a long time to emerge, suggesting it may be rare, the vastness of the galaxy implies some civilizations should have reached spacefaring status. Interestingly, humanity is now rapidly advancing toward becoming a spacefaring civilization. फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी में यह भी राइट डाउन किया गया है कि एलियंस हमारे प्लेनेट पर भी नज़र बनाए हुए हैं, जो एक काफ़ी अनडिस्क्राइब वर्ल्ड है। लेकिन इस प्लेनेट का एक एरिया अभी भी बहुत सारे रहस्य बनाकर साइलेंस है, एरिया 51, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि एरिया 51 ऐसे बहुत सारे राज को अभी सेक्रेटली रूप से रख रहा है जो एलियन से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है दोस्तों, इतनी विस्तारित ब्रह्मांड में हमारे अलावा किसी का अस्तित्व होना कंपलसरी है। अगर है भी तो यह मानव के बीच एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट UFO के रूप में बना हुआ है। अब रही बात कि अगर फ्यूचर में कभी UFO हमारे प्लेनेट पर आते हैं तो उनसे एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल बनाने की ज़रूरत है, ना कि उनको प्रिजनर की भांति प्रिजन में कैद करके उनकी शारीरिक पहचान एवं DNA ट्रांसफ्यूजन की जांच करने की। अगर ऐसा हम उनके साथ बिहेवियर करते हैं तो वो वार का आगमन होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।